Good morning, friend and dear parents. Welcome to you all in my new channel, Higher Education with Dr. Anshuman. आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आज जिस बात पर हम लोग बात करने वाले हैं वह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर पहले बात करेंगे और फिर इसके बाद हम इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में जो फिलिंग प्रक्रिया जिसमें कि एस्पिरेंट्स को काफी असुविधाएं होती है कभी कभी, तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए क्रिस्प एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें और जिससे आपका कैंडिडेचर पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो। यही खास उद्देश्य के साथ आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। विषय यह हर्ष का है क्योंकि हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस एडवर्टाइजमेंट का कि अगला जो चरण होगी, खास करके 211 डिग्री कॉलेजेस में जो भर्ती होंगे, तो अचानक से तो अस्थायी भर्ती में थोड़ा प्रक्रिया लग सकता है, तो इसके लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है और फॉर्म भरने की तिथि भी घोषित हो चुकी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में किन बातों पर बल दिया गया और इसमें क्या डेट तय किया है कि कब से कब तक भरा जाना है, और इसके बाद हम लोग इसी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में जो फॉर्म फिलिंग करेंगे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देख लीजिए, आपका ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट ये स्क्रीन पर है और एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, ये क्या है, BSUC CAP 0126/2026 बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। इस प्रकार से यह पक्का एडवर्टाइजमेंट है और जिस पर भर्ती होना तय है और भर्ती बहुत ही तीव्र प्रक्रिया से होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट स्टैट्यूट एंड इन व्यू ऑफ द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द बेसिस ऑफ द रिक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम द हायर एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाइड लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 3 जुलाई 2026, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन थ्रू द एजीडीज समर्थ पोर्टल। और इस बार जैसे कि आपको अप्लाई करना होगा उस समर्थ पोर्टल है, तो आपको समर्थ पोर्टल से ही अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, देखिए अभी परमानेंट नहीं है, अभी किस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, और इसकी वैकेंसी कितनी है, 3687 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, ठीक है। तब आपकी एक और भी बात है, यदि इस आधार पर आपकी भर्ती होती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लिखते हैं। पहले जनरली लोग गेस्ट टीचर लिखा करते थे क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही थे, तो चूंकि इस बार नोटिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है तो ये अच्छी बात है कि आप इसके आधार पर आप जो है डिजिग्नेशन अपना असिस्टेंट प्रोफेसर लिख सकते हैं। डिग्री कॉलेज अभी जानते हैं आप 6 जो है विषयों में डिग्री कॉलेज खुली है, इसीलिए अभी जो हुआ है ये एडवर्टाइजमेंट जिसका की संख्या 3687 है, ये मात्र 6 सब्जेक्ट के लिए। आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट के आएंगे, तो वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो डिग्री कॉलेज में खुले हुए हैं, जैसे देखिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार इंक्लूडिंग 211 न्यूली कंस्टिट्यूटेड राजकीय डिग्री कॉलेज इन द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जब इंक्लूडिंग शब्द का प्रयोग किया है तो एक बात समझ लीजिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ 211 डिग्री कॉलेजेस के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। यहाँ पे इंक्लूडिंग शब्द का प्रयोग करके ये बताया गया है कि ये जो संख्या है एडवर्टाइजमेंट का, ये यूनिवर्सिटी में भी जहाँ कहीं भी खाली पड़ा हुआ है पहले से पद उसके लिए भी है और डिग्री कॉलेजेस के लिए भी है। यानी कि आप जब इसमें सेलेक्ट होते हैं तो संभव है कि आप यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, पहले के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में भी आपकी पदस्थापना हो सकती है और अन्यथा 211 डिग्री कॉलेजेस न्यू वाले उसमें आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ये नहीं मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री कॉलेज के लिए है। जो 6 सब्जेक्ट के एडवर्टाइजमेंट की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का है, ये देख लीजिए। ये हिंदी विषय में 625 सीट है, इकोनॉमिक्स में 597 सीट्स, हिस्ट्री में 662 और पॉलिटिकल साइंस में 596 और इंग्लिश में 674 और उसमें कैसे सोशियोलॉजी में 533 यानी 533 सीट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप बात कर लीजिए तो स्टार्ट डेट ऑफ स्टार्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा
3 से ही वीडियो बनाने हम लोग 3 को ही आज से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक जो है इनका रजिस्ट्रेशन वाला समर्थ पोर्टल का यदि आप लोगों को पता नहीं है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप सीधे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन आज से ही कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन है 15/7/2026। ओके, ये तो हमारा एडवर्टाइजमेंट की बात हुई। अभी हम बात करेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में भरने में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम गलत फॉर्म भर करके बहुत बाद में पछताते हैं। तो मेरा जो ध्येय है आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए भरने वाला बात जो भी बताएंगे उसको आप मेटिकुलसली ध्यान से सुनिएगा और उसी के आधार पर भरिएगा ताकि गलती नहीं होने की चांस रहेगा। अभी आप स्क्रीन पर देखिए ये जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। और सेक्शन वाइज इंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ खास बातों पर ही ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इसमें झमेला भी नहीं है। कुछ बातों को स्पष्ट अगर समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं भरने में। पहले सेक्शन 1 में कास्ट रिजर्वेशन एंड द डोमिसाइल डिटेल्स, एक तो नया चीज इस बार आ गया है जिसकी बहुत दिन से मांग हो रही थी बिहार में कि डोमिसाइल लागू होना है। हालांकि परमानेंट वैकेंसी नहीं है तो ठीक है, यहीं से शुरू। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होना उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बताया गया ये देखिए, नेटिव रेसिडेंट होना चाहिए। इसी को डोमिसाइल का मतलब यही होता है कि रिजर्वेशन का जो बात होगा वो 10% तो ओपन होता है, वो तो बाहर के लोग भी भर सकते हैं 10% में। तो वो जो रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन सिर्फ किनको मिलेगा, वो डोमिसाइल जिनका बिहार में होगा, जो परमानेंट अस्थायी निवासी होगा बिहार का, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, और डोमिसाइल तो आप समझ गए कि अब जो परमानेंटली जो बिहार के लोग होंगे उन्हीं को रिजर्वेशन का वो मिलेगा अधिकार, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखिए, इसमें देखिए कि प्लीज रेफर द डिटेल्स नोटिफिकेशन ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एंड एप्लीकेबल कैंडिडेट्स। दिस कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन breakup and the total number of reserved vacancy under each category are also available in the notification। जो कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा अभी उसमें वो दिखा रहेगा कि कैसे ब्रेकअप है रिजर्वेशन का। ठीक है, की रूल्स ऑफ द क्लैरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा गया जैसे कि रिजर्वेशन जिनको लेना है तो उनका सर्टिफिकेट कहीं से भी मतलब बना के लाए, वैसा नहीं। आप एक बार देख लीजिए, किसमें साफ लिखा हुआ, इफ कैंडिडेट डज नॉट क्लेम रिजर्वेशन इन द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म they shall not be entitled for the reservation benefit at any stage of the requirement process। यानी कि अब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और गलती से आपने रिजर्वेशन कैटेगरी को इंगित नहीं किया, मान लीजिए रिजर्वेशन ऑप्ट नहीं किया, तो आप कोनो स्टेज में भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान से भरना है। आप अगर कैटेगरी में हैं तो रिजर्वेशन को ध्यान में रख करके भरना है। ठीक है, और कहते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली अकॉर्डिंग विद द रिजर्वेशन रूल्स करेंटली इन फोर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट and on the basis of the valid certificate issued by the circle officer of the state government। आने रिजर्वेशन जो भी आपको दिए जाएंगे, अभी जो वर्तमान में बिहार सरकार के जो रिजर्वेशन के प्रति नियम है उसी के आधार पर आपको दिए जाएंगे और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो सर्किल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए बिहार सरकार का, तभी आपको रिजर्वेशन का हक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो जिनके पास भी अगर अभी नहीं है अद्यतन डॉक्यूमेंट्स, वो आप देख लीजिए, अपना बना लीजिए। The benefit of reservation shall be admissible only to the candidate who are native domicile of the Bihar। ये ऑलरेडी मैंने बात किया, जो बिहार का अस्थायी निवासी है उन्हीं को रिजर्वेशन का हिस्सेदारी मिलने वाला है। Candidate who are the resident of states other than the Bihar shall not be eligible for the reservation benefits for the purpose of the reservation only the permanent address provided in the application shall be considered as a candidate's permanent resident। Candidates coming such reservation benefit must submit a valid permanent residential domicile certificate issued by the circle officer। और इस बार आपको रिजर्वेशन लेना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, सर्किल ऑफिसर के द्वारा लगेगा। और ये याद रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त जैसे होता है कि परमानेंट एड्रेस हम कहीं का दे दिए, तो अगर बिहार के बाहर परमानेंट एड्रेस दे देंगे तो आपको असुविधा होने वाली है। तो इसलिए आप अगर बिहार के हैं, पक्का आपका घर यही है, अस्थायी घर यही है, रिजर्वेशन लेना है तो परमानेंट एड्रेस भी बिहार का ही देना है। कैंडिडेट
belonging to the scheduled caste SC and the scheduled tribe category must submit the following certificate. अगर इंडिविजुअल जो एस्पिरेंट्स हैं अगर वो SC/ST हैं तो उनको आवश्यक रूप से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट है और परमानेंट रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसके भी चर्चा हमने किया। तो उनको भी अगर SC/ST है तो उनको तो SC/ST का सर्टिफिकेट पहले लगाइए और साथ साथ में डोमिसाइल भी लगेगा। ठीक है। कैंडिडेट belonging to the other backward class and BC and extremely backward class EBC category must submit a non-creamy layer certificate. In the case of the BC and the EBC candidates, a non-creamy layer certificate issued by the circle officer notified by the state government for the candidates permanent place of the resident shall be valid. ठीक है। अभी देखिए, चाहे वो BC हो या EBC हो तो उनको भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के सर्किल ऑफिसर के द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। ये तो अस्पष्ट है। ओके। और परमानेंट एड्रेस पर इस बार काफी जोर दिया गया, तो आपको एड्रेस जो देना है, और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है तो जिस जिला के हैं तो उसी जिला के अधिकारी के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अलग जिला में जाकर के अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लिया, तो इसको भी ध्यान देना है। अच्छा, इधर देख लीजिए, फॉर मैरिड वुमेन claiming reservation benefit, the caste certificate and the non-creamy layer certificate must be issued on the in the name and the address of the father and not the name of their husband. काफी कंफ्यूजन इसमें रहता है जनरली कि वुमेन के केसेस में वो जब ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो पति के नाम पर बना देते हैं और पति के इनकम को ही वो कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये पिताजी के इनकम और पिताजी के ही एड्रेस पर आपका ये दोनों बनने वाला है। ठीक है। चाहे वो बीसी का सर्टिफिकेट हो या ईबीसी का सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमी लेयर बनना है तो वो पिता के आय से ही तय होने वाला है। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। नाउ इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन 2622 dated issued by the General Administration Department Bihar, 10% reservation shall be admissible to the candidate belonging to the economically weaker section, subject to the availability of the vacancy and as per the prescribed rules. The income and the asset certificate to be submitted by the EWS candidates must be issued by the competent authority in the format prescribed schedule so and so. तो यहाँ पे आप जानते हैं 10% EWS रिजर्वेशन है और उनके लिए भी ये है कि प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट जो है उनको लगाना पड़ेगा। तो आप जैसा कि जानते हैं 10% रिजर्वेशन EWS वाले के लिए है। तो EWS का जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर है, तो एसेट सर्टिफिकेट जो इशू करेंगे और जो EWS का सर्टिफिकेट देंगे वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अगर उनका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं 10% रिजर्वेशन EWS के लिए, तो EWS में क्या है, एसेट को सर्टिफाई करना पड़ता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसेट को सर्टिफाई करेंगे और सर्टिफिकेट दे देंगे इंडिविजुअल को, वो सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनको 10% रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अन्यथा अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अगर सर्टिफिकेट नहीं लिए तो वो भी रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, और अब जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति जो डिसेबल व्यक्ति है तो उनके लिए 4% आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो उस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी अगर पाना है तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है। उसके लिए आपको करना है क्या कि ड्यूली वेरीफाइड और काउंटर साइन बाय द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जाकर सर्टिफिकेट बना के लेके आएंगे और रिजर्वेशन अगर डिमांड करेंगे तो नहीं होने वाला। तो जो मेन बात है वो हम बता रहे हैं कि वो होना कहां से चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए एंड हॉस्पिटल से। सच सर्टिफिकेट shall be accepted provisionally if candidate submit a disability certificate issued by the civil surgeon or chief medical officer। ठीक है। तो अगर वो सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर से अगर सर्टिफिकेट बना के दिए हैं तो उनको एडमिसिबल है, वो फिर रिजर्वेशन के लिए योग्य है। ठीक है। अभी देखिए हम लोग रिजर्वेशन पर हम लोग बात कर रहे थे कैसे कैसे रिजर्वेशन मिलेंगे SC ST OBC महिला और EWS को। अभी देखिए क्या है कि हमारा जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल। ठीक है। एंड नो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी ग्रांटेड एट ए लेटर स्टेज। कोई व्यक्ति चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का ही क्यों ना हो, जेन्युइन रिजर्व कैटेगरी का क्यों ना हो, अगर वो फॉर्म भरने में गलती कर दिया और वो अगर अपने रिजर्वेशन को मांग नहीं किया, डिमांड नहीं किया या फॉर्म भरने में वो भूल गए तो आप समझ लीजिए कि आपको जनरल में ही काउंट करेगा। आप कितना भी कोशिश करिएगा आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देकर के भरने के लिए। इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार इज मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग एनी रिजर्वेशन बेनिफिट विदाउट द वैलिड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिजर्वेशन क्लेम नोट बी एक्सेप्टेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी बात किए थे सर्किल ऑफिसर जारी करता है, वो बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का आप रिजर्वेशन लेना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज पैरामाउंट। सेक्शन 2 में देखिए, क्लास 10th एंड 12th मार्क का परसेंटेज, फिलिंग परसेंटेज मार्क्स ऑफ द क्लास 10 एंड क्लास 12 इंटरमीडिएट इज ए मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। यहाँ पर जब फॉर्म भर रहे हैं तो एकदम ध्यान देना है कि 10th और 12th का जो मार्क्स है वो एग्जैक्टली भरना है। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई बोर्ड्स प्रोवाइड करती है परसेंटेज में मार्क्स, और अगर कहीं सीजीपीए में मार्क्स अगर दिया गया है तो उसी बोर्ड का जो कन्वर्जन चार्ट है, कन्वर्जन टेबल है, मान लीजिए कि 7.5 सीजीपीए कितना परसेंटेज के बराबर वो कन्वर्ट करके लिखे वो कहीं दूसरा पैरामीटर्स पे नहीं, जिस बोर्ड में वो पढ़े हैं, जिस बोर्ड में उसका सर्टिफिकेट, जिस बोर्ड से उनका सर्टिफिकेट है, उसी में कन्वर्जन का तरीका है उसी बोर्ड का कि कितना 7.1 सीजीपीए का कितना परसेंटेज आ रहा है या 8.2 सीजीपीए का कितना परसेंटेज आ रहा है, वो कन्वर्ट करके उधर डालना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ कि if your board previous grade CGPA CPI instead of the numbers you must convert your grade CGPA CPI into the percentage into using only the official conversion formula table approved by the published by your board। अभी मैं बताया हूँ कि आप जो परसेंटेज में बदलेंगे अपने सीजीपीए अंक को, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस बोर्ड से पास किया उसी बोर्ड का वो फार्मूला है, ऑथेंटिक फार्मूला है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ बैठा देंगे एक्स्ट्रा मार्क्स, तब फिर आपको बाद में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, डू नॉट यूज एनी अनऑफिशियल कन्वर्जन कैलकुलेटर। देख लीजिए यहाँ पे, चूंकि एडवर्टाइजमेंट में ये बात लिखा हुआ है तो इस समझिए कि ग्रेविटी है, क्योंकि आप अगर गलत करते हैं तो फिर आप गलत करने में पकड़े जाएंगे और फिर आपके साथ आपका सिलेक्शन में समस्या होने वाला। तो जो अनऑफिशियल वो कैलकुलेटर कहीं से भी गूगल से या चैट जीपीटी से कहीं से ले करके आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। बोर्ड का जो कन्वर्जन का चार्ट है उससे करिएगा। कीप द ऑफिशियल conversion formula document approved by the board college university ready for the submission using the document verification। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि आप कुछ भी लिख करके आप अप्लाई कर दीजिएगा उस समय तो चलिए ठीक है, लेकिन जब आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा, आपका जब डीबीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय कहता है कि आपका जो कन्वर्जन टेबल है आपके साथ रहना चाहिए और उसी से टैली होगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। तो दिस इज वेरी सीरियस इशू, आप ध्यान से इसको देखिएगा। फिर कह रहा है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड ऑफिशियल कन्वर्जन फार्मूला। जो मैट्रिक और इंटर का भी मार्क्स भरे थे, जहां से भरे थे, आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए और मार्कशीट के साथ ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कन्वर्जन फार्मूला ऑफिशियल होना चाहिए जो आप ले जाएंगे डीबीबी समय। ठीक है, सेक्शन 3 बैचलर्स एंड द मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। Every candidate must fill their education qualification detail as described below। बैचलर्स डिग्री में देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड अपलोड ओनली 1 बैचलर डिग्री। ये बात कहा है तो लोगों को समझ नहीं, 1 बैचलर डिग्री क्यों लिखा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट में बीए कर लिया है या 2-3 सब्जेक्ट में एमए कर लिया है, तो उसको सभी एमए को वहां पे नहीं दिखाना है और सभी बीए को नहीं दिखाना है। बेसिकली 6 सब्जेक्ट का ये वैकेंसी है, तो आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को ही दिखाइए। मेरा ग्रेजुएशन मान लीजिए कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री और हिस्ट्री में, वैकेंसी यहाँ किसका, हिस्ट्री का, तो हमको सिर्फ हिस्ट्री का यहाँ दिखाना है। तो बहुत लोगों के पास एमए रहता है, डबल एमए रहता है, ट्रिपल एमए रहता है, सब वो डालने लगते हैं, समस्या होगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, समझिए बात को। तो इसमें एक ही बीए का और एक ही एमए का सर्टिफिकेट लगाइएगा जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एमए और बीए का बात यही था जिस पर हम लोग अभी बात कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 में कहता है कि सीएससीएमए फिल्म इन एजुकेशनल सेक्शन, ये उसके लिए है जो कि सीए कर लिया है, चार्टर अकाउंट्स किया है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो किया हुआ। जनरली इस टाइप के लोग तो इसमें भरेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, वो किया है, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इन सीए और सीएमए यू डू नॉट नीड टू फिल एनीथिंग इन द सीए और सीएमए फील्ड। Filling incorrect detail of the field may be the lead rejection of your application। तो जहां पे ये कॉलम है सीए और क्या सीएमए का, आपने सीए और सीएमए नहीं किया है
तो वहाँ पे कुछ भरना नहीं है। अगर मान के चलिए भर देते हैं हम सीए किए हुए और आप सीए है नहीं, तो फिर आपका वो जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। सेक्शन 5 में देखिए यूजीसी सीएसआईआर नेट सेट गेट पीएचडी क्वालिफिकेशन के संदर्भ में है। यहाँ पे तो आप जानते ही हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कुछ बातें किया गया। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहे हैं पीएचडी फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी किया वो भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वही ऑप्शन वहाँ पे रेडियो बटन रहेगा, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे 3 4 5 रेडियो बटन होंगे कि किस योग्यता के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर में आ रहा है भर दिए। यहाँ पे आपको सावधानी बरतना है। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन यूनिवर्सिटी से भरा है पीएचडी किया है तो उसके लिए ऑप्शन है फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू आप पीएचडी करने वाले के लिए वो एक ऑप्शन है। तो दूसरा आप देख लीजिए तो कहता है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड सेलेक्ट द ऑप्शन इफ यू हैव क्वालिफाइड द यूजीसी नेट। अगर मान लीजिए कि नेट के आधार पर भर रहे हैं तो आप सेलेक्ट करिए नेट। अगर मान लीजिए कि आप नेट विद जीआरएफ हैं तो उसका भी ऑप्शन है कि नेट विद जीआरएफ को सेलेक्ट करिए। कहने का मतलब जो आपकी एक्चुअल योग्यता है, जिस योग्यता पर आप नंबर लेना चाहते, क्योंकि एपीआई वाला है ये आप जानते हैं, इसका वीडियो पिछले बार हम बनाए हैं तो उसको भी देखिएगा। तो एपीआई है इसलिए ये जिस कैटेगरी में आप एलिजिबिलिटी आप शो करना चाहते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसमें आप कानून करके किसी एक को नहीं कर लेना है। तो जो नेट जीआरएफ होगा नेट जीआरएफ वाला करेगा। अच्छा, नॉन नेट एग्जाम्प्टेड है, जो नेट नहीं है और नेट से एग्जाम्प्टेड है, इसका मतलब क्या है, वो पीएचडी किया है किसी यूनिवर्सिटी से तो वो कॉलम वो सेलेक्ट किया गया। ठीक है। अपलोड ए वैलिड नेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए कि जो नेट नहीं किए हैं पीएचडी किए हुए तो वो एलिजिबल है, वो भरेंगे, वो बनेंगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनका पीएचडी 2009 से पहले हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जिनका पीएचडी 2009 से पहले हुआ उनको सपोर्ट के लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए। देखिए नेट एग्जाम्पशन यू मस्ट अपलोड ए वैलिड नेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट 5 पॉइंट सर्टिफिकेट इन द अपलोड सेक्शन। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी फ्रॉम व्हिच you completed your PhD applications without the exemption certificate shall not be accepted। जो लोग भी 2009 से पहले के रेगुलेशन में पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है। अच्छा, जो 6 सेक्शन है इसमें देखिए, इसमें आपको देखना है क्या कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे चॉइस मांग रहा है यूनिवर्सिटी का, तो इसमें से 10 यूनिवर्सिटी को आपको चॉइस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी 10 बार डाल दिए, या तिलकामांझी यूनिवर्सिटी 10 बार डाल दिए। अब तो भाई उनका अगर सिलेक्शन होगा तो उसी में किसी एक को मिलेगा, कुछ ऐसा भी सोचते हैं। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आपके साथ जो है आपको सुविधा हो सकती है। आप 10 यूनिक मतलब 10 अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, कोई रिपीट नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, डुप्लीकेट नहीं करना है। सेक्शन 7 में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और उसका मतलब वो मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, वो एक बार फिर से आप देख लीजिए। कैंडिडेट का फोटोग्राफ लगेगा, ये मैंडेटरी है, सभी कैंडिडेट को लगेगा। सिग्नेचर लगेगा कैंडिडेट का, और उसका साइज है देखिए 20 KB से 100 KB। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है फोटो सिग्नेचर तो रखे हैं, अच्छा क्वालिटी भी दिख रहा है, लेकिन वो आपका जो है उसका जो साइज है वो बड़ा है या छोटा है, तो वो फिर आपको अपलोडिंग में परेशानी कर देता है, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पहले से ये सब रखिए, फोटो बना के रखिए, सिग्नेचर बना के रखिए, जो 20 KB से 100 KB के बीच में है। फिर नोटरी से ये क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई हम जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है फॉर्म भरने वक्त, वो सब सही है। ये नोटरी से हो जाता है आसानी से। ठीक है। 10वीं क्लास का मार्कशीट लगेगा, ये मैंडेटरी है। 12वीं क्लास का मार्कशीट लगेगा, ये भी मैंडेटरी है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, अभी देखिए सिर्फ मार्कशीट नहीं, मार्कशीट तो पहले लग गया, अब सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ 12, फिर उसी प्रकार से बैचलर मार्कशीट और बैचलर डिग्री। आने की कहने का मतलब है कि एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है उसके मार्कशीट और डिग्री यानी सर्टिफिकेट दोनों लग रहे हैं। ठीक है। मास्टर मार्कशीट एंड मास्टर डिग्री, ये सब मैंडेटरी है। अच्छा, अब आ गया पीएचडी डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2009-16 और प्री पीएचडी कोर्स वर्क और मार्कशीट। तो ये सभी ऑप्शनल है। मान लीजिए कि जिनका जो भर रहे हैं नेट के आधार पर, तो नेट का सर्टिफिकेट लगाएंगे। जो नेट और जेआरएफ के आधार पर आपका योग्यता बन रहा है तो वो वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे।
जो 2016 या 2009 रेगुलेशन से पीएचडी किए हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट लगा देंगे, लेकिन जो 2009 से पहले वाला पीएचडी है तो 5 पॉइंट के साथ वो लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के यही इसमें बात कहा गया है। ठीक है, कैटेगरी तो आप जानते हैं अपना, कैटेगरी जो है आपका जो भी है ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, वो कैटेगरी अपना डालेंगे इसमें। ये वाला भी हम बता दिया। अच्छा, पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हैं तो अपना कैटेगरी उसमें इंगित करेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट वाले के लिए बार बार आ रहा है 5 पॉइंट, जिनका जो 5 पॉइंट के बदौलत ही अगर आपका वो सर्टिफाई हो पा रहा है एलिजिबिलिटी, तो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट तो आपको आवश्यक रूप से लगेगा वहां पे। ठीक है, और इस प्रकार से आप भरेंगे। इसमें कुछ ज्यादा टाइम था, एक तो डोमिसाइल का बहुत ज्यादा फोकस हो गया इस बार, और उसके बाद आपका रिजर्वेशन कैटेगरी पर फोकस हो गया, उसको ध्यान दे दीजिए। यूनिवर्सिटी का सीरियल नंबर डुप्लीकेट नहीं करना, तो यही सब कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इससे ज्यादा आपको परेशानी, अगर इस पर आप ध्यान रखेंगे ज्यादा परेशानी होने वाला नहीं। और बाद में तो हम यही बात कहेंगे अंत में, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर्म भरने वक्त वो एकदम हमेशा सही दीजिए, क्योंकि डीबीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जरूर वही चीज देखा जाएगा आपका, इसीलिए इधर उधर का कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल चीज डालना है और एकदम सही डिटेल उसमें भरना है। फॉर्म भरते समय काफी मेटिकुलस होना है, एक भी पॉइंट ऐसा रहे जहां की नहीं समझ में आ रहा तो आप चाहे तो हमको अब मेरे ही चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा, या कोई अन्य साथी से पूछ करके कम से कम भरिए। गलत नहीं करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, बीसी ईबीसी किसी में भी आते हैं, तो अपना रिस्पेक्टिव कैटेगरी देखिए। एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जिस एलिजिबिलिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं वो वाला देखिए, वहां पर कैटेगरी चेंज होगा तो समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यही कि आप लोगों का जीवन उज्जवल हो और यथाशीघ्र आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही आशा के साथ और विश्वास के साथ आपको मैं एक बार अर्ली बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। आप लोग सभी लोग सफल हो जाएं और अपने जीवन में सफलता के साथ साथ लोगों के जीवन का भी उद्धार करें। थैंक यू वेरी मच।